सो हेलो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस। आज हम पढ़ेंगे मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहला टॉपिक तो हमारा यही है, मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस। लास्ट वीडियो में आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लिया था, जो कि हमने अगर दिखाने की कोशिश करें तो आपको हमने दिखाया था, जैसे कि फार न्यूक्लियर विथ हाई मास नंबर, जैसे आपने देखा था। इसके पहले इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट, इसके बारे में भी चर्चा कर लिए थे। मतलब इवन हम पूरी प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर चर्चा किए थे। मतलब पार्टिकल्स के बारे में चर्चा किया था, जो कि माइक्रोस्कोपिक हुआ करते थे। और इसमें हमने प्रॉपर्टी देखा था, जिसमें स्टैटिक्स देखा था, न्यूक्लियर साइज देखी थी, न्यूक्लियर डेंसिटी देखी थी, न्यूक्लियर स्पिन देखा था, पेरिटी देखी थी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट के बारे में हमने जाना था। तो ये प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हो। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे तो आप भी विवेक मिश्रा स्टडी चैनल के एक फैमिली मेंबर बन जाएंगे। इसलिए डू सब्सक्राइब बटन, आप सब्सक्राइब बटन को जरूर से जरूर प्रेस करें, तभी आप हम लोगों के भी फैमिली के एक सदस्य बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन फटाफट से जितने लोग भी इसमें जुड़े हैं, सब लोग एक चीज़ ध्यान में रखेंगे। जितनी नोट्स आपको दी जा रही हैं, आप नोट्स को अपने फेयर कॉपी में पूरा का पूरा लिखेंगे और ईमानदारी से पढ़ेंगे। और हालांकि मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे आप लोग। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो मास डिफेक्ट होता है वो आखिर होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझेंगे। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि जो न्यूक्लियस का मास होता है वो हमेशा सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस से कम होता है। यहाँ पर लिखा जा रहा है, इट इज दैट मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस। समझिएगा इस पॉइंट को आप समझिएगा। यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है क्लियरिटी, इट इज दैट मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस होता है, जैसे मान लो ये कोई न्यूक्लियस है, सपोज दैट ये हमारा न्यूक्लियस है। इसमें हमारा कितना है, प्रोटॉन भी रहते हैं एंड न्यूट्रॉन भी रहते हैं। इसमें हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी न्यूक्लियस कहलाती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी न्यूक्लियस कहलाती है। तो जो टोटल न्यूक्लियस होंगे इसमें, टोटल न्यूक्लियस, ये मान लो इसका मास, ये पूरा न्यूक्लियस है, पूरा हमारा ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का जो मास होगा वो न्यूक्लियनों से कम होता है। अब यही समझने का इंटरेस्टिंग बात है, जो न्यूक्लियस का मास होता है, मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन, वो छोटा होता है किससे, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस। बात समझ रहे हैं ना। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियस का मास होता है वो उस न्यूक्लियस में उपस्थित जितने भी न्यूक्लियस होते हैं उसके मास से कम होता है। बस इतना ही आपको याद करना है, अब जब कम होता है, मान लो यहाँ पर न्यूक्लियस का मास कुछ रहा होगा, सपोज दैट कुछ रहा होगा, माना ऐसा हमने, सपोज दैट ए, और ये सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस मान लिया कितना है, ए से कुछ ज़्यादा होगा, ये ए से ज़्यादा होगा, जो सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस होगा ए से ज़्यादा होगा। मान लीजिए ए प्लस यक्स हुआ, माना ऐसे हमने ए प्लस यक्स हुआ, तो जो ये यक्स आएगा वो कितना आएगा, मास डिफेक्ट, वो कितना ज़्यादा है, मतलब न्यूक्लियस के मास से न्यूक्लियनों का मास कितना ज़्यादा है, वही हमारा कहलाता है मास डिफेक्ट। या फिर बोल सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस एंड मास ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज मास डिफेक्ट। आप डिफरेंस करेंगे तो ए प्लस एक्स माइनस में ए कर देंगे, ए से हमारा ए हट जाएगा, मास डिफेक्ट हमारा एक्स आ गया। बस यही कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड मास ऑफ न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट कहलाता है। नोट डाउन कीजिए इस पॉइंट को। और यहां पर क्लियरली मेंशन भी किया जा रहा है कि द डिफरेंस इन द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस इन ए न्यूक्लियस एंड मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस। बात क्लियर, यहां तक समझ में आया, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आगे चलें तो यहां पर दिखाया क्या जा रहा है कि जो मास ऑफ ईच प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन है उसका मास मान लिया हमने mp, मास ऑफ प्रोटॉन, ध्यान से समझिएगा, एंड मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन का मतलब क्या है, उस न्यूक्लियस में उपस्थित किसी एक न्यूट्रॉनों का जो मास है वो mn है।
और किसी एक प्रोटॉन का मास mp है और उस पूरे न्यूक्लियस का मास हमने कैपिटल M माना है। बस इतना समझना, इतना समझना। अब हम समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक मेन पॉइंट है जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपको कोई न्यूक्लियस दे दिया जाए, सपोज दैट वी हैव अ न्यूक्लियस, हमारे पास क्या है, कोई एक न्यूक्लियस है। हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस है, ऐसा कि हमने माना कि एक हमारे पास न्यूक्लियस है। ये हमारा क्या है, इट इज़ ए न्यूक्लियस, इट इज़ ए न्यूक्लियस। बात क्लियर यहाँ तक? ये हमने मान लिया कि हमारे पास कोई न्यूक्लियस है और इसमें हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं। मान लो यहाँ पर न्यूट्रॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। और इसमें हमारे प्रोटॉन्स भी रहते हैं। क्या रहते हैं? प्रोटॉन, इसमें हमारे प्रोटॉन्स भी रहते हैं, ये देखिएगा। तो इसमें किसी एक न्यूट्रॉनों का जो संख्या होती है वो कितनी होती है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालें तो कितना होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ, सॉरी पहले प्रोटॉन ही देख लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो उस न्यूक्लियस या कोई भी एटम ले लिया जाए उसमें प्रोटॉनों की संख्या जो होती है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। यही तो होता है भाई। देखिए, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, विच इज आल्सो नोन एज जेड। जो किसी भी एटम में ले लो, मान लो जैसे हम ऑक्सीजन ले लें, ये इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन Np अगर हम लिखें तो वो होगा हमारा 8। जेड जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो उसके एटॉमिक नंबर की भी संख्या होती है। और इसमें ऑक्सीजन में अगर 16 देखें, मतलब इसका मास नंबर 16 होता है। अगर इसमें हम निकालें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूट्रॉन का n 0, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। बस इतना करना है। अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालनी है तो विच इज आल्सो नोन एज जेड, एंड अगर आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो आपको फार्मूला दिया जाता है कि मास नंबर ए माइनस एटॉमिक नंबर जेड। ये हमने कई बार इसके बारे में चर्चा किया है। मास नंबर यहाँ पर 16 माइनस 8 बराबर कितना आ गया? 8। मतलब 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन है इसमें, 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन है इसमें। इस प्रकार से मतलब आप यही कहोगे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो जेड होगा और एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा वो ए माइनस जेड होगा। अब समझना, मान लो एक न्यूट्रॉन का मास कितना है? एक न्यूट्रॉन का मास यहाँ पर सपोज दैट एक न्यूट्रॉन का मास हमने मान लिया कितना? मास ऑफ न्यूट्रॉन mn माना हमने, ठीक। और इसमें संख्या कितनी है? कितनी संख्या है? ये देखो a माइनस जेड, तो ये लिखेंगे a माइनस जेड, तो टोटल मास कितना होगा? a माइनस जेड इंटू mn। और मास ऑफ प्रोटॉन देखा जाए, मास ऑफ प्रोटॉन देखा जाए तो ये कितना माने हो? मास ऑफ प्रोटॉन mp, और कितने प्रोटॉन है इसमें? जेड प्रोटॉन है, मतलब जितने एटॉमिक नंबर होगी उतने प्रोटॉन होंगे। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस कितना निकला? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस जेड mp प्लस a माइनस जेड mn। यहां तक क्लियर हुआ सबको? बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर मान लिया है mp इक्वल टू मास ऑफ ईच प्रोटॉन, mn इक्वल टू मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन, m इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पर कई बच्चे ईच का मतलब कुछ दूसरा लगा लेते हैं, मतलब जितने भी प्रोटॉन हैं सभी का मास हमने सिर्फ mp मान लिया। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। मास ऑफ ईच प्रोटॉन का मतलब है उस न्यूक्लियस में किसी एक प्रोटॉनों की संख्या, किसी एक प्रोटॉनों की संख्या। बात क्लियर है? चलिए अब अगर हम देखें मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट बोलता क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। भाई जो न्यूक्लियस का मास होता है वो न्यूक्लियनों के मास से कम होता है, और जितना अंतर आता है वही हमारा मास डिफेक्ट कहलाता है। तो यही तो देखेंगे ना, जो मास डिफेक्ट होगा वो सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियनों के मास में अगर हम न्यूक्लियस का मास घटा दें तो वो हमारा हो जाएगा मास डिफेक्ट। और सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? अभी अभी हमने आपको करके दिखाया, ZMP, मतलब प्रोटॉनों का मास प्लस न्यूट्रॉनों का मास। क्योंकि हम जानते हैं न्यूक्लियन क्या होते हैं? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन जो कि ZMP होगा, एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन जो कि हमारा a माइनस जेड इंटू mn होगा। क्योंकि a माइनस जेड इसलिए आया क्योंकि न्यूक्लियनों में किसी भी न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो a माइनस जेड होती है, a माइनस जेड।
और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो होती है सिर्फ जेड, इसलिए हुआ ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस में। अब आया मास ऑफ न्यूक्लियस जिसे हमने कैपिटल M से माना है, इधर देख रहे हैं आप कैपिटल M से माना गया है, इसलिए हमने इसको मान लिया कैपिटल M, और यही हमारा मास डिफेक्ट का फार्मूला निकला फाइनली। इट इज़ अ फार्मूला ऑफ मास डिफेक्ट, आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं, आपको कुछ एग्जांपल्स लेकर दिखाएंगे किस प्रकार से मास डिफेक्ट निकाला जाएगा। चलो देखते हैं, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, सब लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, एक बार सब लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इसका मास डिफेक्ट का। टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, आगे चलें, जल्द जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं, हम बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। चलिए एग्जांपल्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम जैसे मान लें यहाँ पर ड्यूट्रॉन ही ले लिया गया, मान लेते हैं हम ड्यूट्रॉन यहाँ पर लिया गया, ड्यूट्रॉन में होता है ये 1H2 इज ए ड्यूट्रॉन। इसमें अगर हम देखें एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो Z इक्वल टू 1 होगा, एंड एटॉमिक वेट कितना है 2, A इक्वल टू 2 हुआ। A इज एटॉमिक वेट, Z एटॉमिक नंबर, लिख लो। एटॉमिक वेट जो होता है, एटॉमिक वेट इसको हम लिखते हैं A से, और जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर तो किसे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल Z, कैपिटल Z से एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हो। बात क्लियर है ना सबको, 100% क्लियर हो रहा है ना सबको, 100%। आगे बढ़े, अब यहां पर आइए हम समझते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर देखें तो कितना होता है Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा बराबर होता है Z के, और Z किसके बराबर है 1 के, हम बराबर 1 लिख देंगे। और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो फार्मूला हम जानते हैं A माइनस Z होता है। A की वैल्यू यहाँ पर कितना 2, Z की वैल्यू 1, दो में से एक जाएगा हमारा बचेगा 1, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन आया 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आया हमारा 1। और मास ऑफ 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन का मास कितना होता है आप सभी को मालूम है, 1.0073 AMU, सबको पता है, सबको पता है मास ऑफ प्रोटॉन इतना ही होता है। एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 1.0087 AMU, मतलब जो प्रोटॉनों का मास होता है 1.0073 AMU होता है। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, लिख लो, एटॉमिक मास यूनिट, मतलब ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट AMU। तो AMU जो होता है ये एटॉमिक मास यूनिट होता है, ये सबको मालूम है, ठीक। अब चलिए हम आगे देखते हैं, जब एक प्रोटॉनों की संख्या है इतना, एक न्यूट्रॉनों की संख्या इतना है, तो हम निकालेंगे सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस के जो मासों की संख्या है वो कितना होगा। यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स हैं, एक ही है, 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 1 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2.0160 AMU। बात क्लियर हो रही है, आगे चलते हैं। एंड वी हैव आल्सो नोन एज मास ऑफ ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस, ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियस का जो मास होता है वो ऑलरेडी गिवन है, वो ऑलरेडी हम सबको पता है कि किसी भी ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियस का मास 2.0136 होता है, और हम सब देख पा रहे हैं ये न्यूक्लियन के मास से कम है, ये न्यूक्लियस के मास से कम है, मतलब 2.0160 इज आल्सो ग्रेटर देन 2.0136, ये इससे ज़्यादा है। क्लियर, क्लियर। तो जितना कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है वही उसका क्या है, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट निकालेंगे, ये न्यूक्लियनों के मास में से, मतलब जो न्यूक्लियन का मास है कुछ इतना, ये न्यूक्लियनों के मास में से न्यूक्लियस का मास माइनस कर देंगे, और माइनस करने पे हमारा 0.0024 AMU, 0.0024 AMU। क्लियर। तो यही है हमारा मास डिफेक्ट। इस प्रकार से आपको मास डिफेक्ट निकालना है, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जिस भी न्यूक्लियस का निकालना चाहो आराम से इस प्रकार निकाल सकते हो, बस उसका न्यूक्लियस का मास आपको पता होना चाहिए बस, नहीं तो किस में माइनस करोगे, न्यूक्लियनों का निकाल लोगे, न्यूक्लियस कितना है पता नहीं, क्या करोगे आप लोग, न्यूक्लियस का मास ऑलरेडी गिवन होता है, अगर आपके लिए निकालने के लिए भी आया होगा तो वहाँ पर दिया रहता है न्यूक्लियस का मास इतना है, जो भी न्यूक्लियस दिया रहेगा, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन हो, चाहे इवन कोई सा भी न्यूक्लियस हो, कोई सा भी एटम हो, ठीक। सो चलिए हम पढ़ते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बॉन्ड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, फटाफट से आप लोग हिंट लगाएंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, चाहे हम बॉन्ड एनर्जी बोलें या फिर बाइंडिंग एनर्जी, होता क्या है, पहले हम बॉन्ड एनर्जी के बारे में समझ लेते हैं, मतलब न्यूक्लियस को भी एक प्रकार से सेपरेट करो,
सबसे पहले हम समझते हैं बॉन्ड एनर्जी। आपने नाम सुना रहा होगा बॉन्ड एनर्जी का, वहां पर यह जाना था बॉन्ड एनर्जी क्या होती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है। काफ़ी लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहती है, अभी मैं आपको कन्फ्यूजन दूर ही किए देता हूँ। देखिए, बॉन्ड एनर्जी के बारे में आपने जाना था बॉन्ड एनर्जी, एंड दूसरा चीज़ था हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लोग ये सोचते हैं, इवन आप लोग भी ये सोचते हो कि अगर हमारा वो वाला लेक्चर फिजिकल केमिस्ट्री का अगर नहीं देखे हो तो आपके दिमाग में यही होता है कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है किसी दो एटम को, ये मान लो कोई दो एटम हुए या दो मॉलिक्यूल हुए, उनको जोड़ने के लिए, मान लो एक एटम ये हुआ एक एटम ये हुआ, इनको जोड़ने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती, भाई जब दोनों जुड़ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, उसे हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये आप समझते हो कोई बॉन्ड हमारा बना हुआ है, इसको तोड़ के अलग अलग एटम में बदलने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी अर्थात रिक्वायर्ड होगी, इसको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको न्यूक्लियस को, वो हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन मतलब टूटना, अभी तक आप यही जानते हो, बट ऐसा नहीं होता है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है आप समझो, आपके अंदर से जो मिथ है ये निकालो अपने अंदर से, ये बॉन्ड एनर्जी ये सही नहीं है बिल्कुल भी, ये बॉन्ड एनर्जी ये सही नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं बॉन्ड एनर्जी होती क्या है, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वहां पर ध्यान से समझिएगा। बॉन्ड एनर्जी जो होती है, बॉन्ड एनर्जी, मान लो ये न्यूक्लियाई, आप कोई सा भी एटम ले लो, सपोज दैट हमने एक एन लिया सोडियम एंड एक हमने लिया Cl, इसको जोड़ा हमने, इन दोनों को ऐड कराया, जब ऐड कराएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, तो ये क्या बनाएगा हमारा NaCl, और एक एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी क्या कहलाती है हमारी बॉन्ड एनर्जी, ये एनर्जी क्या कहलाती है बॉन्ड एनर्जी। या फिर NaCl है, इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी हम देते हैं, तब जाकर ये Na और Cl में टूट जाता है, Na और सोडियम और क्लोराइड में प्लस माइनस में टूट जाता है, वो उसकी बात अलग की बात है। Na और Cl में ये अलग अलग टूट जाता है, तो ये जो एनर्जी होगी ये भी हमारी बॉन्ड एनर्जी कही जाएगी। दोनों एनर्जी हमारी क्या है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। अब आपके दिमाग से ये हटा होगा कि जो तोड़ने के लिए ब्रेक करने के लिए होता है उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं, नहीं, इसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्लियर हो रहा है, इसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बट अब बात आती है जब इसे दोनों को जोड़ने के लिए भी और ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसे बोलते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला टॉपिक, बॉन्ड एनर्जी जो होता है किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करने में या तोड़ने में, ब्रेक करने में या फिर ऐड करने में, बनाने में, फॉर्म करने में जो एनर्जी रिलीज या फिर एक्सेप्ट होती, रिक्वायर होती, वो हमारी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। एक से अधिक बॉन्ड है तब वो हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगा। जैसे मान लो आपको अगर हम बात करें H2O, यहां पर बात करें H2O की, H2O, H2O, तो एक तो बॉन्ड हमारा ये है, दूसरा बॉन्ड ये है, तो इस दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी वो होगी हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन अगर इस बॉन्ड को तोड़ने की बात करें तो ये बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी, इसकी बात करें तो बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी, टोटल की बात करें तो ये हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। या फिर कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, इन सभी को जोड़ने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी जोड़ने में, जो कि हमारा CH4 बनाएगा, तो भी हमारा ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ही कहलाएगी। तो यहां से ये क्लियर स्पष्ट हुआ, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, लिखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी of any compound
ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू द सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ऑल बॉन्ड एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक। मतलब जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, बॉन्ड को ब्रेक करने में, एक एक बॉन्ड को ब्रेक करने में या एक एक बॉन्ड को जोड़ने में जो एनर्जी रिलीज या फिर रिक्वायर्ड होती है, वो ये हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। हालांकि यहाँ का टॉपिक वो नहीं था, बट आपको हमने समझाने के लिए बताया कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आखिर कहते किसे हैं। तो न्यूक्लियस की बात हुई, तो न्यूक्लियस जो होते हैं, जैसे मान लो जो न्यूक्लियस होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, हम न्यूक्लियस के इनसाइड की बात कर रहे हैं। ये देखो, ये रहा हमारा कोई न्यूक्लियस। अब इसके अंदर न्यूक्लियस होंगे, मतलब किसी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का सम जो होता है वो एक न्यूक्लियन कहलाता है। कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, वो एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स द्वारा बंधे होते हैं। मान लो ये एक न्यूक्लियस और ये एक न्यूक्लियस, ये एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स द्वारा बंधे होते हैं, एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं, एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कुछ इस प्रकार से एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, बहुत स्ट्रांगली फोर्स द्वारा बंधे होते हैं, जो कि हमारा क्या कहलाता है, दिस फोर्स इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। दिस फोर्स इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर। तो यही पर यहाँ पर बताया जा रहा है, इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। मतलब ये जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे होते हैं, जो कि न्यूक्लियर फोर्स के नाम जाने जाते हैं। न्यूक्लियर फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ये भी याद रखिएगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हमारा न्यूक्लियर फोर्स ही होता है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। A definite amount of energy is required to separate nucleons apart called bond energy of nucleus। क्लियर हुआ कि मतलब ये जैसे हमारे न्यूक्लियस है, ये देखो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स द्वारा बंधे होते हैं। अब कितनी एनर्जी इसे दी जाए, कितनी एनर्जी इसे दी जाए जिससे कि ये क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, जिससे ये सेपरेट हो जाए, वही हमारी क्या कहलाएगी, यही हमारी कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बॉन्ड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ये हमारी कहलाती है बॉन्ड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बात क्लियर हुई, समझ में आया? आगे चलें। बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए इतना फटाफट से। सिंस वी नो दैट मास डिफेक्ट जो होता है ये इतना होता है, ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस में M। ये सबको पता है, अभी हमने मास डिफेक्ट में दिखाया। अगर आपको फिर से देखना तो ये देख लीजिए, मास डिफेक्ट में यही आया था हमारा, ये देख लो मास डिफेक्ट आया कि नहीं आया। तो यही मास डिफेक्ट इतना होता है, ये सबको मालूम है। क्लियर, ये सबको पता है। अब हम निकालने वाले बाइंडिंग एनर्जी, तो ये आएगा कैसे, मास डिफेक्ट तो इतना हो गया। हम यहाँ पर यूज करेंगे आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन, जो कि हमारा बोलता है इक्वल टू mc², इक्वल टू हमारा mc²। यहाँ पर ई की जगह पर हम बाइंडिंग एनर्जी लेंगे, वहाँ पर एनर्जी ई लेते थे, वहाँ पर मास लेते थे, वहाँ पर लाइट की स्पीड का स्क्वायर लेते थे। बट यहाँ पर हम एनर्जी लेंगे बाइंडिंग एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी लेंगे बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू यम जो होगा मास डिफेक्ट होगा, मास की जगह मास डिफेक्ट और c² जगह c² तो रहेगा ही। बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू, आप यहाँ से B से भी दिखा सकते हैं एंड BE से भी दिखा सकते हैं, आपकी इच्छा। कहीं कहीं BE से दिखाया मतलब बाइंडिंग एनर्जी, कहीं कहीं B से दिखा गया, या फिर इवन आप ई बाइंडिंग एनर्जी ऐसे भी दिखा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार उसे शो कराना चाहते हैं, कि ई भी दिखा सकते हैं, बी भी दिखा सकते हैं, बी भी दिखा सकते हैं। इक्वल टू मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, c² हमारा मास डिफेक्ट की वैल्यू होती है, ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस में M होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हमारी कुछ इतनी आ जाती है, मतलब जितना मास डिफेक्ट होगा उसमें अगर c² से मल्टीप्लाई करा दें तो वो हमारी आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। नोट डाउन कर लीजिए। आगे लिखेंगे द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एंड टोटल मास नंबर इज आल्सो नोन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस आखिर क्या होता है, आखिर ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या है। तो आप समझेंगे द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एंड मास नंबर नोन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। मतलब अगर हम किसी भी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस निकालने की कोशिश करें, उसकी बाइंडिंग एनर्जी में से हम उसके न्यूक्लियस या फिर एटॉमिक मास का भाग करेंगे, समझना।
मान लो ये हमारा कोई क्लोरीन हो गया, ये हमारा कोई क्लोरीन हो गया। अब क्लोरीन का मास नंबर कितना होता है 35, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, 35.5 होता है। तो आपको हमने मानक तौर पे 35 ले लिया, ठीक, लिख लीजिए आप। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमें इसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस निकालनी है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस करने के लिए इसके लिए पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालनी पड़ेगी। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये इस वैल्यू से, ये वैल्यू आपको दी गई है, अपान में 35.5 कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको वैल्यू भी रख के बता दी गई है। तो हम क्या किए हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस निकालने के लिए 1/ने बाहर कर लिया। बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू ऑलरेडी ये हमें मालूम है, उतना हमने रख दिया। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस हमारा यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से सब लोग। अब हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व की। बाइंडिंग एनर्जी कर्व आखिर क्या होता है, तो हेडिंग लगा लेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अब ये कर्व आप बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, इसका निष्कर्ष क्या निकला, ये कर्व आखिर बताता क्या है, सब कुछ समझाएंगे, डोंट वरी। बस आप लोग एक एक पॉइंट ध्यान देते रहिएगा बस। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है, कहा जा रहा है द वेव विच शो द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस विद द मास नंबर इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। मास नंबर को आप am से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर कैपिटल A से ही रिप्रेजेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मास नंबर को आप कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर दो, किसी किसी बुक में am से दिखा दिया गया, सो आप समझ ले सकते हैं। तो मतलब ये बता रहा है कि जो मास नंबर में, समझिए, द वेव विच शो द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर BE पर न्यूक्लियस वो 60 में लिख दिया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस विथ मास नंबर के साथ जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस में जो वेरिएशन आ रहा है वही हमारा बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहलाता है। अर्थात जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है वो किसके किसके बीच में है, मास नंबर एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस एंड मास नंबर के बीच का जो बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है, जो कर्व खींचा जाता है, दैट्स नोन एज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। क्लियर, आइए थोड़ा इस कर्व के बारे में समझ लेते हैं, आखिर ये कर्व कह क्या रहा है। देख पा रहे हैं ये कर्व जो है वो मास नंबर और किसके बीच में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस के बीच में खींचा गया है, मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस के बीच में खींचा गया है। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर सबसे छोटा देख लीजिए हाइड्रोजन, इधर ध्यान से समझिएगा, सबसे छोटा पॉइंट हाइड्रोजन है, ठीक, सबसे छोटा पॉइंट यहाँ पर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हाइड्रोजन है ये इस पॉइंट पर स्थित है, हाइड्रोजन जो है इस पॉइंट पर यहाँ पर स्थित है, सबसे कम है इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे उसका उससे ऊपर तक चलता चला जाएगा, तो एक ग्राफ बढ़ता है, चला जाता है हमारा हीलियम के पास। ये देखिए ये पॉइंट हमारा रहा हीलियम, ये पॉइंट हमारा हीलियम पर देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बढ़ा, लिथियम पे फिर नीचे हो गया, बेरिलियम का बढ़ते 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 हीलियम पर पहुंचा, ऐसे कार्बन पर पहुंचा, हीलियम पर, फिर नाइट्रोजन पर। इस प्रकार से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस हमारा बढ़ रहा था, ठीक, इस प्रकार से इसमें वेरिएशंस आ रहे थे। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म कुछ यहाँ पर आपको ये ग्राफ में कांस्टेंट दिख रहा है, देख पा रहे हैं ना, कुछ ऐसा ग्राफ में लगभग कुछ यहाँ तक पॉइंट हमारा कांस्टेंट है, लगभग कुछ पॉइंट यहाँ तक, यह देखिए ऐसा कुछ हमारा कांस्टेंट है थोड़ा सा, तो बीच में कांस्टेंट, फिर उसके बाद ये घटना चालू कर जाता है, तो ये कुछ पॉइंट हमारा कांस्टेंट हो जा रहा है। यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस नहीं बढ़ रहा है, किसके बढ़ने के साथ साथ, मास नंबर के बढ़ने के साथ साथ, लगभग कांस्टेंट है। इसे कैलकुलेशन क्या निकला ये तो सबका आपका मालूम हुई होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इसमें आपको यहाँ पर देखने पे आपको मिला क्या, सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस किसका होता है, आप इस ग्राफ में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ये है Fe का, सबसे ज़्यादा ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस किसका है, Fe का। और सबसे कम यहाँ पर आपका मिल रहा है हाइड्रोजन। फिर इधर अगर आप बढ़ते चले जाइए, सबसे ज़्यादा जिसका मास नंबर है और मास नंबर सबसे ज़्यादा है अगर जिसका, और वो है हमारा यूरेनियम इस ग्राफ में, और उसकी सबसे कम, मतलब अपने मास नंबर के हिसाब से सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है। तो इसके लिए कैलकुलेशन क्या निकला, ये कर्व आप लोग बना लीजिए।
एक बार नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये कर्व आप बना लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली अब हमारा आता है कंक्लूजन। क्या हमको इस ग्राफ से कंक्लूजन मिला? सबसे पहला पॉइंट, द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ऑफ लाइट न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर लेस देन 30 इज स्मॉल। मतलब जितने भी न्यूक्लिया हैं जो कि लाइट न्यूक्लिया हैं जिसका मास नंबर 30 से कम है, वो सब हमारे लाइट न्यूक्लिया में आएंगे, वो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होंगे वो कम होंगे, स्मॉल होंगे। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन, इस प्रकार से इवन फ्लोरीन, इन सब का मास नंबर देख पा रहे हैं ना? ये देखिए, इन सभी का मास नंबर हमारा कम है। ये देखो, ये सब, इन सब का मास नंबर हमारा कम है। ये नियान भी आप लोग देख सकते हैं, तो इन सब का मास नंबर हमारा कम है। सॉरी, मास नंबर कम है इसलिए लाइट न्यूक्लियाई है, मास नंबर कम है इसलिए लाइट न्यूक्लियाई है। आप यहाँ से देख सकते हैं नियान जो है इस यहीं पर आया हुआ है, ऊपर नहीं गया। तो ये लाइट न्यूक्लिया और इनका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है ये भी कम है। इसके बाद से ग्राफ और ऊपर गया, मतलब इसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होंगी जिसका मास नंबर 30 से कम होगा उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कम होंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है? फॉर मास नंबर 2 to 20, जिसका मास नंबर 2 से लेकर 20 तक होगा, देयर आर वेल डिफाइंड पीक करिस्पॉन्डिंग टू He, कार्बन, ऑक्सीजन। मतलब जितने भी मल्टीपल है 4 के, सिंपल समझिए 2 से लेकर 20 तक जिनका मास नंबर है और वो 4 के मल्टीपल्स में है, वो पीक पर मिलेंगे। आइए इसको भी देख लेते हैं। 4 के मल्टीपल पे हमारा 4 है, देख पा रहे हैं, ये भी पीक पर मिला हुआ है, देख पा रहे हैं ना, पीक पर मिला हुआ कि नहीं मिला हुआ है। फिर 4 के मल्टीपल में हमारा 8 आता है, 4 के मल्टीपल में हमारा 8 आता है। 4 के ही मल्टीपल में ये देखिएगा, जैसे यहाँ पर पॉइंट दिया गया 12, सॉरी 8 तो यहाँ पर नहीं आएगा, 12 और 16, क्योंकि 12 8 पर हमारा कुछ होता ही नहीं लगभग, क्योंकि बेरिलियम जो होता है उसका एटॉमिक मास हो जाता है 9। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पीक पर क्या मिल रहा है, 4, एक तो ये हीलियम, दूसरा इसका मल्टीपल है हमारा कार्बन, ये भी सबसे पीक पर है। यहीं पर हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी होता है। तो इस प्रकार से ये सब पीक पर मिलते हैं, ये सब हमारे पीक पर मिलते हैं, मतलब चोटी पर एक प्रकार से सब अपने नियर अबाउट जितने भी हैं उनसे ज़्यादा है। जैसे मान लो ये आप देख पा रहे हो, हीलियम का ही देख लीजिए, हीलियम 4 इसका ही देख लीजिए, तो ये लिथियम से ज़्यादा, बेरिलियम से ज़्यादा, इवन बोरान से भी ज़्यादा आपको दिख रहा है। ये आगे क्या कहा जा रहा है? थर्ड पॉइंट की फार न्यूक्लियाई, ये थर्ड पॉइंट देखिएगा, फार न्यूक्लिया हैविंग मास नंबर 30 to 170, द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन देयर रीजन। लगभग कांस्टेंट होता है, मतलब 30 to 170 ग्राफ हमारा बढ़ घट नहीं रहा, बहुत 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 सूक्ष्म अंतर हो रहा है। आप देखिएगा 30 to 170, ये देखिएगा मास नंबर 30 कहाँ से चालू होता है? लगभग आपके क्लोरीन से थोड़ा पहले से, यहाँ से कहीं कोई एटम रहा होगा, यहाँ से चालू हो करके ये कुछ ग्राफ आपको हम प्लाट करने की कोशिश करते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये ग्राफ लगभग यहाँ से चालू हो करके कुछ 170 तक जाएगा, ये हमारा 170 तक जाने वाला है, ठीक। ये देख पा रहे हैं, ये ग्राफ हमारा जा रहा है कुछ 170 तक, यहाँ तक जाएगा। तो ये ग्राफ लगभग कांस्टेंट है, ज़्यादा ऊपर नीचे वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो लगभग हमारा 35 या 30 से लेकर के, ये देखिएगा, ये 30 से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक ज़्यादा वेरिएशन नहीं हमको दिख रहा है। ये बहुत हल्का वेरिएशन है, बहुत हल्का। तो ये ग्राफ हमारा लगभग कांस्टेंट मान लिया जाता है, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा नहीं मिल रहा, ये ग्राफ लगभग कुछ ऐसा ही मिल रहा है। तो लगभग हम इसे कांस्टेंट बोलेंगे इसकी अपेक्षा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहा है? द मैक्स वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज Fe, सबसे ज़्यादा, मतलब पूरे ग्राफ में, पूरे आप टेबल में जितना पीरियोडिक टेबल पढ़ो, सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होता है तो वो हमारा Fe का होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस वो हमारा Fe का होता है। अगर किसी एटम का सबसे ज़्यादा है तो वो हमारा Fe है, जिसे आप बोलते हो आयरन। 28 उसका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट जो होता है उसका 56 होता है। इसका 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है। आइए दिखाते हैं हम Fe कहाँ है आपको, ये मिल रहा है Fe का, देख पा रहे हो ना, ये Fe कुछ यहाँ पर है। इसको आप यहाँ पर आगे ड्रा करेंगे तो ये जाता है कुछ यहाँ पर, जिसको हम लिखेंगे 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9 से कम।
8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और किसी का इतना ज़्यादा नहीं है। आप जिसका भी देखो, जैसे आर्सेनिक का दिख रहा है वो भी उससे थोड़ा सा डाउन है, वो भी उससे थोड़ा सा डाउन है। पता नहीं अब आपको ग्राफ में क्लियर दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, फिर भी देखिए थोड़ा सा डाउन जरूर है। तो इसी प्रकार से है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, एज मास नंबर इंक्रीजेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस डिक्रीजेस स्लोली एंड फॉल टू अबाउट 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर यूरेनियम। सॉरी, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो चुकी है, जो कि हमारा ये 17.6 ना होकर के 7.6 होता है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेकिंग है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। 7.6 है, 17.6 थोड़ी मैक्सिमम 8.8 दिखा रहा है। तो ये बताया जा रहा है जैसे 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 हमारा मास नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब मास नंबर, ये अगर मास नंबर हमारा इंक्रीज हो रहा है, मास नंबर अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस धीरे धीरे घटता जाता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जो है हमारा, न्यूक्लियस धीरे धीरे घटता जाता है, स्लोली, धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। कैसे हो रहा है ये आगे देख लो, यहाँ पर ग्राफ में हम देख रहे हैं मास नंबर यहाँ पर देख लो बढ़ता जा रहा है। देखो मास नंबर बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक तो कांस्टेंट है, यहाँ तक पॉइंट आ जाए कांस्टेंट, बट इसके बाद से देखो अब देखो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है ग्राफ जस्ट घट रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, लगभग कांस्टेंट था, अब देखो मास नंबर बढ़ रहा है, ये घट रहा है। सबसे मिनिमम पॉइंट यहाँ पर मास नंबर सबसे ज़्यादा के लिए हमारा यूरेनियम आता है, जो कि हमारा कितना आएगा, अगर आप हम इसको ग्राफ को मिलाएं तो ये कुछ आ जाता है 7.6 पर, 7.6 पर। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है द डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज ड्यू टू इंक्रीज रिपल्सन बिटवीन प्रोटॉन्स। ये डिक्रीज क्यों होता है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या है आखिर, उस न्यूक्लियनों को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी दी जा रही है, अगर कम एनर्जी दी जा रही है मतलब वहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है। जैसे मान लो ये कोई न्यूक्लियस हो गया, इसमें मान लो प्रोटॉन्स हैं, इनके बीच रिपल्सन हो रहा है, तो बाइंडिंग एनर्जी कम देनी पड़ेगी भाई, आराम से टूट जाएंगे। अगर रिपल्सन नहीं हो रहा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो नहीं टूटेंगे। तो वही बोला जा रहा है द डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज ड्यू टू इंक्रीज रिपल्सन बिटवीन प्रोटॉन्स। आगे बताया जा रहा है इट शोज दैट, ये क्या दिखाता है, दीज न्यूक्लाइड्स आर रिलेटिव लेस स्टेबल। ये क्या है, लेस स्टेबल है। मतलब यहाँ पर बताया गया जैसे यूरेनियम हमारा हो गया, ये हमारा लेस स्टेबल है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसकी मास एनर्जी पर न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी पर न्यूक्लियस सॉरी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा किसकी होगी, Fe। तो Fe इज मोस्ट स्टेबल, लिख लेंगे यहाँ पर Fe इज मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट हमारा Fe ही है, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी पर बॉन्ड एनर्जी पर न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, नोट कर लीजिए। तो आप लोग कंक्लूजन का भी फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जितने भी लोग अभी तक हमारे फैमिली से नहीं जुड़े हैं, आप सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आप लोग हमारी फैमिली के सदस्य बन जाएंगे। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जा रही है, PDF लिंक, आप वहां से जाकर लिंक ओपन करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल खुलेगा हमारा, जो कि यूनियन क्लासेस है, वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं वहीं पर दिए जाते हैं, जितने नोट्स दिए जाते हैं वहीं पर दिए जाते हैं, इवन क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, इसलिए आप उसको भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और फ्री ऑफ कोर्स है, कोई पैसा नहीं लग रहा है उसमें, ज्वाइन कर लीजिए, आपको फ्री ऑफ कोर्स सभी चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।